हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों टू माय चैनल AMPC, जहां पे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन भी पढ़ा था। तो बच्चों, पुरानी क्लास में हमने पढ़ा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr होता है dv माइनस का। एक ग्रेडियंट के ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस dv अपॉन dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक डेफिनेशन देखी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट पोटेंशियल बताता हूं बच्चों मैं आपको। पोटेंशियल था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। फिर हम लोगों ने इसका ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। तो ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो हमने पुरानी क्लास में करा था। तो आज भी एक क्वेश्चन हम लोग ग्राफ से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप लोग देखो। तो क्वेश्चन है हमारा, ओके बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें ग्राफ बनाना है v वर्सेस r का। तो पोटेंशियल आप लोग देख रहे हो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और सब बच्चों को याद होगा पुराने वीडियो में या पुरानी क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था जो इसका ग्राफ बनता था वो ऐसा था कि यहां पर r था, यहां पर v था। तो ये जो ग्राफ था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एज v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो बच्चों हमारा ग्राफ ये आया था, है ना, याद है। तो अगर हम देखें अब की बार फिर से, फॉर q टू बी पॉजिटिव, तो जो पुराने वाली क्लास में मैंने बनाया था उसमें मैंने मान करके ही चला था मैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मेरा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, ये ओरिजिन है और ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि अगर मेरा चार्ज नेगेटिव होगा, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो ग्राफ बना। तो बच्चों जो पोटेंशियल है वो माइनस हो जाएगा, रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली, तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलावा इसकी मिरर इमेज ले लेंगे। तो जो मेरा सेकंड पार्ट का आंसर है, आई ट्राई टू कवर इट हियर ओनली, r v, this is origin, so your graph comes out to be like this। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, फिर इस तरीके से रहेगा। ये इसकी शेप थोड़ी सी और हम प्रॉपरली बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको कह रहे हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं हमारी कूलम्स लॉ में जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी थी उस सीरीज में ये लास्ट पॉइंट है अगर मैं कहूं तो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी किसी भी टाइप की हो, ध्यान रखना, किसी भी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन होता है। अब ये वर्क डन कैसे हुआ? मैंने कहा मेरे पास एक m मास का ब्लॉक है, ये इस वक्त यहां मैंने एक स्टैंड बनाया और उस स्टैंड पे रख दिया, ठीक है। अब एक स्टैंड मेरा ऊपर था, जो ऊपर वाला स्टैंड है ये h हाइट ऊपर है, यहां से यहां तक h हाइट है। तो इस स्टैंड, इस ऑब्जेक्ट को इस स्टैंड से उठा के ऊपर वाले स्टैंड पे रख दिया, तो मैंने कुछ वर्क करा। अच्छा बच्चों, वर्क में एक चीज और आप लोगों को यहां पर बहुत ही ध्यान से समझनी होगी, वो ये कि assume that there is no initial kinetic energy, initial and obviously final also, so no initial and final kinetic energy, initial and final kinetic energy, मतलब उसके हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो जीरो रहेगी। तो तभी जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तभी जितने भी अमाउंट का आप वर्क करोगे उस सिस्टम की पोटेंशियल हो जाएगा। देखो इसको दोबारा समझते हैं। ऑब्जेक्ट पहले इस साइड पर था, इसको उठा के यहां से इस साइड पर रख दिया, तो नीचे से ऊपर ले जाने का जो आपने फोर्स लगाई, तो देखो नीचे ग्रेविटी लग रही है, आपको ऊपर उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? mg, और आप h हाइट ऊपर गए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mg इनटू डिस्प्लेसमेंट h, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी ग्रेविटेशनल। तो बच्चों अब की बार हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक में मैंने दो पॉइंट लिखे हैं, मैं जरा उन दोनों पॉइंट पर आऊंगा। पहले मैं जरा उसका मतलब समझूं कि मैं मतलब क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि सबको पता है इस बोर्ड पे मैंने एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज बनाए थे। तो यहां पर कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं,
और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इस बोर्ड में है, बाहर नहीं है। तो अब मैंने कहा कि मान लो मेरा एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है और वो छोटा सा पॉइंट चार्ज है मेरा ये चार्ज पहले इंफिनिटी पर रखा हुआ था, तो ये बोर्ड के बाहर हो गया, मतलब इंफिनिटी पर। अब मैं इसको यहां से यहां पर ले आया, तो अब एक फोर्स लगानी पड़ी उसको यहां से यहां लाने पे, ठीक है। तो जो फोर्स मैंने लगाई वो फोर्स मेरा वर्क कितना करेगी। तो अगर कहीं किसी सोर्स चार्ज की, ये सोर्स चार्ज था हमारा, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोर्स चार्ज की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक चार्ज को मूव करवाने पे जो वर्क होगा वो एनर्जी होती है। आई बात समझ में? तो अगर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क होता है वो वर्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस फर्स्ट पार्ट का अगर बच्चों हम लोग आंसर लिखें तो मुझे मिलेगा, एक बार पहले डेफिनेशन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोर्ड है, अगर एक चार्ज बोर्ड के बाहर से यहां लेकर के आएंगे तो बोर्ड के बाहर हो गया, वेयर देयर इज नो फील्ड, सो फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट जो वर्क डन होता है वही वर्क डन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल बच्चों होता है मेरा U, जिसको मैं वर्क भी बोल सकता हूं। तो U जो होगा मेरा वो अगेन Q नॉट, या अगर हम कहें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये आएगा Q नॉट इनटू पोटेंशियल। थोड़ा सा डिटेल में मुझे लिखना चाहिए बिकॉज ऐसे में समझ में नहीं आएगा। U होता है हमारा, आई शुड राइट इट ओवर हियर, मैं इस केस में यहां लिख रहा हूं बच्चों। U होता है हमारा वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा Q नॉट इनटू E डॉट डी आर। तो E डॉट डी आर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो Q नॉट इनटू V। सो व्हाट इज योर वर्क डन? वर्क डन इज Q नॉट इनटू V। सो व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी? इट इज Q नॉट इनटू V। एक बार इसको दोबारा देखते हैं, ये हम लोगों ने पुरानी क्लास में ये यहां पर जो मैंने लिखा है ये डिस्कस करा था। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क होती है, सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी वर्क होती है, इसको समझते हुए चलना, पोटेंशियल एनर्जी वर्क होती है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स क्या होता है? Q नॉट इनटू V। तो Q नॉट को साइड करो, E डॉट डी आर नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट था, तो मेरे को यहाँ D भी लिखना चाहिए था, माइनस लिखना चाहिए था, सो वो दोनों एडजस्ट हो गए, इट इज जस्ट Q नॉट इनटू V। व्हाई? बिकॉज़ इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? Q नॉट इनटू V। तो पोटेंशियल एनर्जी Q नॉट इनटू V जब किसी की एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट थी। तो समझ में आएगा? हालांकि नीचे वाले का भी आंसर वही है, लेकिन नीचे वाला थोड़ा सा पेचीदा किस्म का कंसेप्ट बनाएगा, ठीक। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को समझ में आया होगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो फील्ड एक्सटर्नल हटा दी जाए। अब समझो क्या है, ये है चार चार्जेस। बच्चों ये एनसीईआरटी का सवाल ही है, ऐसा समझना, क्योंकि इस टाइप की चीजें बहुत सारी हमारी एनसीईआरटी में है और हम इसको यूज भी करेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से कहूं कि चार चार्जेस, तो सिर्फ चार चार्जेस लेने थोड़ी जरूरी है, चार से ज्यादा है, चार से कम भी ले सकते थे, लेकिन दो से कम मत लेना, क्योंकि दो से कम ले लिया फिर मतलब कहां से फोर्स लगेगी, जब फोर्स ही नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा, है ना। तो दो मिनिमम होने चाहिए, बट मैंने चार ले लिए, ठीक, क्योंकि चार लोग तो होने चाहिए। फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक। तो अब क्या हो गया, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अब सोचो ये एक चार्ज है, इसकी अपनी फील्ड जो थी वो इतनी थी, ये दूसरा है इसकी इतनी थी, ये तीसरा है इसकी इतनी थी, तो कहीं ना कहीं चारों चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में, तो इनिशियली ये अपने आप तो फील्ड में आए नहीं होंगे। चारों चार्जेस का नाम रख लो Q1, Q2, Q3, Q4। तो चारों चार्जेस पहले बहुत दूर दूर थे, Q1 उस कोने में, Q2 उस कोने में, Q4 उधर, Q3 इधर, तो इस तरीके से तो ये चार चार्जेस हो गए। अब इंफिनिटी से पास लेकर के आ रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंफिनिटी से, एक बार प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हेडिंग क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये रीडेबल होगा मेरे ख्याल से। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो बच्चों फिर से वर्क आ गया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। तो मैं शुरुआत करता हूं बच्चों Q1 और Q2 से, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट, ऐसे होता था क्यू नॉट, तो Q1 Q2 अपॉन R, जहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, R। समझ में आएगा, ये वर्क होगा। और ये वर्क की डेरिवेशन आप लोग मेरे पुराने वाले वीडियो में देखो, मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो हम बार बार इसको नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो नया पढ़ा वो है वर्क पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इससे सिंपल और क्या होगा, तुम बच्चे इसी को यूं लिख दोगे, पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अगर पेयर ऑफ चार्जेस हैं, तो अगर तीसरा चार्ज होता Q3, तो बच्चों यहां का डिस्टेंस R1 मान लो, इनके बीच का डिस्टेंस R2 मान लो, तो ये आएगा प्लस Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस है R2 और इनके बीच का डिस्टेंस R3 ले लो, जो मैं मान रहा हूं Q4 नहीं है, तो ये आएगा R2। अब ये दोनों भी चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो यहां से आ जाएगा Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना है R3। तो जो वर्क होगा वो वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो दिस इज 3 चार्जेस। पहले मैंने पेयर ऑफ चार्जेस के लिए एक लिखा, जब तीसरा चार्ज आ जाएगा तो तीसरा चार्ज पहला और तीसरा चार्ज दूसरे के साथ, दोनों के साथ पेयर बनाएगा। तो हमारे अगर 3 चार्जेस होंगे तो बच्चों 3 पेयर बने, 3 चार्जेस होंगे तो 1 2 1 3 और 2 3, तो इस तरीके से, तो ये 3 पेयर हो गए। अगर चौथा चार्ज हो जाता तो उसके साथ 3 पेयर और जुड़ जाते, 4 चार्ज होते तो 6 हो जाते यहाँ पर, तो ये सारे ऐड होते चले जाएंगे। सो दिस इज अ वे टू राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस पे 4 चार्जेस वाला क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने 3 यहां पर लिखे बच्चों, 4 चार्जेस वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे एनसीईआरटी में है, तो वो आप लोग एक बार देखना और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है या अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम एक बार समअप करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लो, तो मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने पढ़ा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q0 अपॉन R², है ना। R12 भी होता था, तो मैं वहां से R12 लगा दूंगा या R कैप लगा लेता हूं, जो हमारा शो करता है कि ये जो फोर्स है हमारी वो एक्सियल लाइन पर होती है, या एक्सियल फोर्स है, ठीक, या सेंट्रल फोर्स है, ऐसे बोल सकते हैं। अब फोर्स के बाद बच्चों आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए जो आया था वो था 1/4πε0 Q अपॉन R²। ठीक, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स की डायरेक्शन में होती थी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी। तो फोर्स के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। ठीक है, और एक और चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं कि हम लोगों ने जिस तरीके से मैंने वीडियो रखा अपना, मैंने चैप्टर 1 के बाद, चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स डिस्कस नहीं करा था। मैं चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, गॉस लॉ, वो चीजें छुड़वा करके आगे पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल पर आ गया था। तो उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि एक चार्ट सा बनेगा। ये चार्ट उन बच्चों को जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम फ्लक्स थोड़ा अलग पढ़े, क्योंकि फ्लक्स थोड़ा अलग टॉपिक है, वो आपको मेरे अगले वीडियो में पता चल जाएगा। तो फिलहाल फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इन चारों का रिलेशन हमें पढ़ना है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो बॉक्स में कर लो, वरना भूल जाओगे, बाहर निकल जाएगा, भाग जाएगा ये फॉर्मूला। तो यहां से क्या होगा, फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड में गए, तो फोर्स से अगर फील्ड में गए तो क्या करना चाहिए, यहां पर फोर्स को Q0 से डिवाइड कर दिया। तो यानी मैं दाएं से बाएं जाऊंगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाऊंगा तो भैया डिवाइड कर दो Q0 का, डिवाइड कर दो Q0 इसके नीचे आएगा, कट गया, यही टर्म तो वहां लिखी है, समझे, वेक्टर का वेक्टर रहेगा। नीचे जो मुझे मिलेगा वो पोटेंशियल मिलेगा, और वो स्केलर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। बस लिखा थोड़ी गलत जगह हुआ है, मैं मिटा के इसे सही जगह पर लिख दूं ताकि मेरा एक चार्ट बने, और वो है पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक, इसे भी बॉक्स में कर दो, तो ये भी गया बक्से में। तो अब क्या हुआ, अभी एक रिलेशन लिखा था मैंने, बताया था जस्ट अभी, E जो होता है या V जो होता है वो E इंटू आर होता है, E इंटू आर होता है। अब देखो इसमें इंटू आर करूंगा तभी तो ये कट के आएगा, और बच्चों इससे इसको मत काट देना यार,
ये यूनिट वेक्टर है, ठीक, इस बात को तो खैर ध्यान रखना। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो समझदार बच्चे इससे इसको काट देंगे आर स्क्वायर को, तो सर इसीलिए आर बचा, ऐसा आर बिल्कुल नहीं बचा। अभय सर ने ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाया है। अभय सर ने बोला है ये यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। और ये जो आर स्क्वायर है इसको फर्दर आप इनटू आर करोगे तो आर स्क्वायर से एक आर कट के तुम्हें ये वैल्यू देगा, समझे? तो ये तुम्हारा क्या था, पोटेंशियल। ओके, तो बच्चों आज की हमारी हेडिंग थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं। U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, सिर्फ पेयर ऑफ चार्ज के लिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि पॉइंट चार्जेस ही तो चल रहे हैं। Q नॉट अपॉन R, इसको भी बॉक्स में करना है तो इसको भी बॉक्स में कर लिया। अब देखो क्या कहानी है, जब दाएं से बाएं आ रहे थे तो डिवाइड करा Q नॉट से, तो जब उल्टा जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे Q नॉट से, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q नॉट से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कहानी खत्म। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे, जो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई हो रहा था तो अब की बार डिवाइड करेंगे, कुछ और नहीं कर रहा था मैं, हाँ, तो यहां से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये हमारे एक रिलेशन आया, ठीक। अच्छा, अब क्या कहानी है कि सर ऊपर के जो दो है ना ये एनसीईआरटी चैप्टर 1 में है और नीचे के जो दो है ना ये एनसीईआरटी चैप्टर 2 में है। तो मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में ऐसा क्यों दिया गया है, बच्चों को समझने में बड़ी दिक्कत आती है, तो इसीलिए मैंने ये 4 टॉपिक पहले पढ़ा था। उससे क्या हुआ कि हमारा जो था ना प्लेइंग विद द चार्जेस फंडामेंटल्स वो क्लियर हो गए। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सपर्टाइजिंग द चार्जेस। तो अब हमें चार्जेस ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे जहां पे मैंने इन चारों को एक साथ लिंक करा है ना। तो ये आप लोग जरूर नोट कर देना और सब बच्चे अपने दिमाग में इसको छाप लो। और अगर आपने इससे पहले का कुछ नोट नहीं करा है ना तो भी इसको जरूर नोट करना, ये बहुत जरूरी था, ठीक। ओके, बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी हमारी, उसकी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मेरा सवाल है प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बच्चों मैं नीचे वाले थोड़ी देर में मिटाऊंगा, फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया कि इट इज इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो मैं बोलता हूं कि वो कंजर्वेटिव है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब अगर मैं साइक्लिक या सर्कुलर लूप की बात करूं, ठीक, तो वर्क डन मेरा 0 हो जाएगा। तो अब इसमें कंसिडरेशन वगैरह तो बच्चों मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझदार हो खुद लिख सकते हो। तो मैंने ये बोला सॉल्यूशन देखो, इसकी सॉल्यूशन है ब्लैक पेन से हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, और ब्लू पेन से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, तो आप लोग ब्लैक से मैंने क्वेश्चन लिख दिया, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ए से हम गए एमपी तक, ए एमपी हो गया, चलो कोई नहीं, बी लिख लेते हैं। तो हम गए ए से बी तक, ठीक। जाने का रास्ता हमने डिसाइड नहीं करा था, तो एक टॉस उछालेंगे और टॉस के बाद हमें पता चला कि हम ए से बी ऐसे गए वाया पाथ 1। अब ए से बी गए, अब आप बी से ए वापस आ जाओगे। अगर वर्क 0 होगा तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर हम गए WAB, तो बच्चों WAB हमारा होता है वाया पाथ 1, वाया 1। तो क्या होगा, इट इज Q नॉट चार्ज गया था ना यहां से, Q नॉट चार्ज गया था ना यहां से, तो Q नॉट VAB। तो बच्चों VAB आप लोगों ने पढ़ा Q नॉट VB माइनस VA। ये था पुरानी डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल भी करवाया था मैंने इसमें, आप लोग देखेंगे। WAB इज दिस, समझ में आ रहा है? WAB Q नॉट VAB VB माइनस VA। ओके, अब ये हो गई मेरी क्वेश्चन 1। एंड एट द सेम टाइम मैंने क्या करा, दूसरी बस पकड़ी बी से और दूसरी बस ऐसे आ गई पाथ 2। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, व्हेन टेस्ट चार्ज Q नॉट moved from A to B
वर्क डन इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो जब मैं ए से बी पाथ 1 के रास्ते लेकर के गया तो इट इज क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। देन आफ्टर दैट एंड व्हेन द सेम टेस्ट चार्ज is brought back from B to A via path 2. The same test charge brought back from B to A via path 2. Then work done is WBA, दूसरे पाथ से WBA। तो बच्चों WBA Q नॉट VBA हो जाएगा, जो कि आएगा Q नॉट VA माइनस VB। ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। सो नेट वर्क डन कितना हुआ? सो देयरफॉर नेट वर्क डन इन साइक्लिक पाथ, सो नेट वर्क डन इन साइक्लिक पाथ कितना हुआ? नेट वर्क डन इन साइक्लिक पाथ मेरा होगा W नेट होगा WAB प्लस WBA। इक्वेशन 1 से AB की वैल्यू लिखी मैंने Q नॉट VB माइनस VA, है ना, VB माइनस VA प्लस इक्वेशन 2 से WBA की वैल्यू लिखी Q नॉट VA माइनस VB। सॉल्व करके आंसर आया 0। तो नेट वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। अगर आप लोगों को बच्चों ये स्टेप समझ में नहीं आया तो आप लोग खुद वैल्यू पुट करके इसको इक्वेट करो, Q नॉट कॉमन लेके, ठीक, तो आपको इसमें बेटर समझ में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स सिर्फ देख करके आप लोग अगर सोचोगे समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें मैथमेटिकल होती है। आप लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करके कॉमन लेके सॉल्व करो, 0 आएगा। जब आंसर 0 आएगा तो आप लोग कंक्लूड करोगे hence since work done is 0 on a cyclic path is 0, hence it is conservative in nature। तो यहां से आप कह सकते हो it is hence proved। hence proved से पहले जो लाइन आप यहां पर लिखोगे, hence proved से पहले, उसमें मैं एक बार डिक्टेट कर रहा हूं बच्चों को। लास्ट लाइन में जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? since work done in a cyclic path, रिपीट कर रहा हूं, since work done in a cyclic path due to electrostatic force is 0, hence electrostatic force is conservative in nature, hence proved। ठीक है, आई बात समझ में? ओके बच्चों, एक ना काफी बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा है, वो ये कि जैसे इन्होंने कहा कि सर आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, या सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, जो काफी बच्चे डाउट पूछते हैं कि एक तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी में फील्ड के अंदर एक चार्ज को लेके आए। तो काफी बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर हम फील्ड के अंदर दो चार्जेस को लेके आए, इस बिंदु पे Q1, इस बिंदु पे Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी होगी R, तो कहते हैं सर बताओ कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो एक अलजेब्राइक सम कर देंगे। अलजेब्राइक सम मतलब 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 5 नहीं होते, 4 होते हैं, तो 2 और 2 4। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जो हम लिखेंगे, सबसे पहले Q1 की कितनी लिखेंगे, याद करो, अब वीडियो में थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो। यह आएगा Q1 इंटू E, तो Q2 की कितनी होगी, तो Q2 इंटू E। तो सर दो चार्जेस और थे ना Q1 Q2, उनकी कितनी होगी, उनकी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इस फॉर्मूले को आप लोग बॉक्स में कर दो फटाक से। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था, इवन काफी बच्चों ने मेरे से डाउट में भी पूछा है। तो ये काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर आपने हमें ये पढ़ा दिया अलग से, ये पढ़ा दिया अलग से, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर दोनों हो जाए तो मेरा आंसर क्या है बच्चों, दोनों को ऐड कर देंगे, अलजेब्राइक एडिशन करेंगे, ठीक है। अच्छा यहां से एक चीज और जो मुझे ध्यान आ रहा है, थोड़ी सी छूट गई थी, वो थी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों SI यूनिट तो ये बड़ी कॉमन थी, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं करा। SI यूनिट होती है जूल, ठीक है। अदर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो अदर यूनिट होती है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो अदर यूनिट को हम लोग यहां से बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं एक बार इसको मिटा करके प्रॉपरली लिखता हूं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार मिटाता हूं, फिर आप लोग इसको लिखना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं यहां से इसको डिफाइन कर रहा हूं, इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 1 eV is defined as when an electron is moved to a potential difference of 1 volt। बच्चों ये मैंने 1 भी लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन तो ये हो गई, इसका कन्वर्जन रेशियो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसा यूनिट क्या है, जूल। तो बच्चों वोल्ट ऐसा यूनिट है, सारी समस्या ई ने दी। ई आप लोग थोड़ा मेरी पुरानी क्लास में जाओ, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखा ना कितना आसान था। देखो वोल्ट पहले से ऐसा ही थी, इलेक्ट्रॉन ने समस्या दी तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल होता है, इसको बॉक्स में कर लेना। क्यों, क्योंकि चैप्टर 11 में जब मैं इसको पढ़ाऊंगा ना, दोबारा ये चीज दिक्कत देगी। तो आप इसको जरूर ध्यान रखना, जितने बच्चों को ये याद रहेगा वो बच्चे जरूर फायदा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो हो गया हमारा ये सारा टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में फिर से चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो रह गए थे वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों हम लोग अगली क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, चैप्टर 2 में एक टॉपिक आता है कैपेसिटर। तो आज की क्लास तक मैं कैपेसिटर छोड़ के या शील्डिंग छोड़ के, बेसिकली इट इज कैपेसिटर ओनली, तो कैपेसिटर छोड़ के बाकी सारी चीजें मैं चैप्टर 2 में कवर करवा चुका हूं। और चैप्टर 1 में हमारा सिर्फ फ्लक्स और गॉस थ्योरम बचता था, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय। बच्चों एक चीज छूट गई थी मेरे से, थोड़ी सी गलत हो गई थी, मैं एक बार उसको करेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो Q1E नहीं होता, मैंने जो गलती से लिख दिया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो बच्चों गलती से मैंने इन दोनों टर्म को E लिख दिया था, Q इंटू E तो फोर्स होता है, तो गलती से वो E लिख दिया था मैंने। यहां पर मुझे पोटेंशियल लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहां से जो हमारी टर्म आएगी वो आएगी, इन दोनों को मैं मिटा के ये करना, ठीक। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, होप सो आप समझ गए होंगे, इसको करेक्ट कर देना। ओके।